आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं, एक ऐसी जीत की जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। ये कहानी है एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखने की जो उन हालातों में खड़ा हुआ जो लगभग नामुमकिन थे। નમસ્કાર મિત્રો, ઇતિહાસ 3D વર્લ્ડમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। જો તમે આવા જ નવા અને રસપ્રદ ઐતિહાસિક વિડીયો સૌથી પહેલા જોવા માંગતા હો તો અત્યારે જ અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકન જરૂર દબાવો। જો તમને આજનો આ વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરવાનું ભૂલતા નહીં અને હા, વિડીયો વિશે તમારા અમૂલ્ય પ્રતિભાવો અમને નીચે કમેન્ટમાં ચોક્કસથી જણાવજો। તો ચાલો હવે આપણે શરૂઆત કરીએ। तो चलिए थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं। साल है 1646। जरा उस दौर को इमेजिन कीजिए। पूरे भारत पर शक्तिशाली मुगल साम्राज्य का दबदबा है। वो अपनी ताकत के आप कह सकते हैं शिखर पर थे। ऐसा लगता था कि अरे भाई इनको कौन ही चुनौती दे सकता है। और ठीक इसी माहौल में एक 16 साल का लड़का, सोचिए सिर्फ 16 साल का, जिसके पास ना तो कोई बहुत बड़ी सेना थी ना कोई शाही खजाना, वो एक सपना देखता है, सपना हिंदवी स्वराज का। अब सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे ये मुमकिन हो पाया। चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। और देखिए ये कोई मामूली कहानी नहीं है। जरा इन आंकड़ों पे गौर कीजिए। सफर शुरू होता है सिर्फ 2000 सैनिकों से और कुछ ही सालों में ये आंकड़ा कहां पहुंचता है 1 लाख। 2000 से 1 लाख सैनिक, ये नंबर ही अपने आप में शिवाजी महाराज की उस अविश्वसनीय कामयाबी की पूरी कहानी बयां कर देता है। तो सवाल यह है कि इतनी असाधारण सोच, इसकी नींव पड़ी कहां? आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसका जवाब छिपा है उनके बचपन में, जहां उन्हें एक नहीं बल्कि 2 बिल्कुल अलग अलग तरह के गुरु मिले जो उन्हें एक ही मकसद के लिए तैयार कर रहे थे। देखिए, एक तरफ थी उनकी मां जीजाबाई, जो उनकी पहली गुरु भी थी। वो उन्हें रामायण महाभारत की कहानियां सुनाती थी और इन कहानियों के जरिए शासन क्या होता है, सिद्धांत क्या होते हैं, इसकी शिक्षा देती थी। और फिर दूसरी तरफ थे उनके संरक्षक दादोजी कोंडदेव। उनका काम था उन्हें एक योद्धा बनाना, तलवारबाजी, तीरंदाजी, युद्ध की हर रणनीति सिखाना। तो आप देखिए कितना कमाल का कॉम्बिनेशन था। एक ने आदर्शों की नींव रखी तो दूसरे ने उन आदर्शों को हकीकत में बदलने का हुनर सिखाया। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ये सारी तालीम उन्हें किसी आलीशान महल में नहीं मिली। नहीं, उनका स्कूल, उनका खेल का मैदान, वो थे सह्याद्री के पहाड़ और घने जंगल। और यहीं खेलते कूदते भागते दौड़ते उस इलाके का भूगोल वो चप्पा चप्पा उनकी रगों में बस गया। और यही ज्ञान आगे चलकर उनका सबसे बड़ा, सबसे घातक हथियार बना। और इसी जबरदस्त भौगोलिक ज्ञान की वजह से दुश्मनों ने उन्हें एक नाम दिया, माउंटेन रैट, यानी पहाड़ी चूहा। लेकिन रुकिए, ये नाम सिर्फ इसलिए नहीं था कि वो पहाड़ों को अच्छी तरह जानते थे। नहीं, ये नाम था उनकी लड़ने की एक बहुत ही अनोखी तरकीब की वजह से। और उनकी सेना, अरे उनकी सेना की कहानी तो और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। तो ये गुरिल्ला युद्ध आखिर है क्या? चलिए इसको एक बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए ये गुब्बारे फोड़ने वाला खेल है। आप 100 गुब्बारों पर निशाना नहीं लगाते, आप छिपकर एक एक करके गुब्बारे फोड़ते हैं। ठीक वैसे ही शिवाजी की छोटी छोटी सैनिक टुकड़ियां पहाड़ों में, जंगलों में छिप जाती थीं और जब दुश्मन की बड़ी सी सेना गुजर रही होती तो अचानक से उन पर हमला कर देती थीं। इसका नतीजा, दुश्मन की आधी से ज्यादा सेना तो किले तक पहुंचने से पहले ही पस्त हो जाती थी। और जानते हैं इस जबरदस्त रणनीति को अंजाम कौन देता था? कोई ट्रेन सैनिक नहीं, बल्कि किसान। जी हां, किसान। ये उनकी सोच का सबसे क्रांतिकारी कदम था। जिन हाथों में फावड़ा हुआ करता था, उन्होंने उन हाथों में तलवारें थमा दी। लेकिन सवाल उठता है, किसान ही क्यों? देखिए, इसके पीछे कई वजह थीं। पहली, किसानों से बेहतर उस इलाके का चप्पा चप्पा कौन जान सकता था? कोई नहीं। दूसरी, वो पहाड़ों और जंगलों में किसी भी ट्रेंड सैनिक से ज्यादा तेजी से और आसानी से घूम फिर सकते थे। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात, वो भाड़े के सैनिक नहीं थे जो सिर्फ पैसों के लिए लड़े। नहीं, वो लड़ रहे थे अपनी जमीन के लिए, अपने घर के लिए, अपने स्वराज के लिए। तो ये सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी नहीं थी, ये लोगों को अपने शासन में हिस्सेदार बनाने का एक तरीका था। और इसी वजह से उनका जो जोश था, जो जज्बा था, वो किसी भी बड़ी सेना पर भारी पड़ता था। लेकिन शिवाजी महाराज की असली ताकत सिर्फ उनकी सेना या गुरिल्ला वॉरफेयर नहीं थी। नहीं, उनकी असली ताकत थी उनका दिमाग। उन्होंने हमेशा बाहुबल पर बुद्धिबल को तरजीह दी और अपने दुश्मनों को मैदान में हराने से पहले उनके दिमाग में हराया। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है अफजल खान वाला किस्सा।
देखिए, अफजल खान ने उन्हें पकड़ने के लिए एक चाल चली, एक समझौते का न्योता भेजा और शर्त क्या रखी कि शिवाजी अकेले आएंगे और निहत थे। अब शिवाजी महाराज को पता था कि ये एक जाल है। वो मिलने तो गए, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। कपड़ों के नीचे पहना था लोहे का कवच और हाथ में छिपा रखा था बाघ नख, एक तरह का खंजर। और हुआ भी वही जिसका अंदेशा था। जैसे ही अफजल खान ने गले मिलने के बहाने पीठ में चाकू घोंपना चाहा, कवच ने उन्हें बचा लिया और फिर शिवाजी ने अपने बाघ नख से अफजल खान का काम तमाम कर दिया। एक और ऐसा ही मुश्किल मौका आया पन्हाला के किले में। आदिल शाह के सेनापति सिद्दी जौहर ने लाखों की फौज के साथ उन्हें किले में घेर लिया और अंदर शिवाजी के पास बस मुट्ठी भर कुछ हजार सैनिक। मतलब वहां से बचकर निकलना लगभग नामुमकिन था। तो अब यहां क्या किया जाए? एक बार फिर शिवाजी ने तलवार की जगह दिमाग का इस्तेमाल किया। उन्होंने एक ही तीर से दो निशाने साधे। एक तरफ तो उन्होंने सिद्दी जौहर को बातचीत में उलझाए रखा और दूसरी तरफ बड़ी चालाकी से आदिल शाह तक ये अफवाह पहुंचा दी कि उसका सेनापति सिद्दी जौहर गद्दार है और अंदर ही अंदर शिवाजी से मिल गया है। और नतीजा वही हुआ जो शिवाजी चाहते थे। आदिल शाह और सिद्दी जौहर के बीच शक की दीवार खड़ी हो गई और वो आपस में ही उलझ कर रह गए। और बस इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाकर शिवाजी किले से निकल भागे। लेकिन यहां भी एक चाल चली गई। उन्होंने अपने एक हमशक्ल शिवा काशिद को अपनी जगह पालकी में बिठाकर दूसरी दिशा में भेज दिया ताकि दुश्मन की सेना का ध्यान भटक जाए। शिवा काशिद जानते थे कि वो पकड़े जाएंगे और मारे जाएंगे, फिर भी उन्होंने अपने राजा को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। सोचिए, ये दिखाता है कि लोग उनसे किस कदर मोहब्बत करते थे, किस कदर जुड़े हुए थे। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां सब कुछ खत्म होता सा लगता है। शिवाजी की जिंदगी में वो मोड़ तब आया जब उन्हें मुगल बादशाह औरंगजेब के सामने हार माननी पड़ी। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में यहीं से उनकी सबसे शानदार वापसी की कहानी शुरू होती है। हुआ ये कि जयसिंह प्रथम के खिलाफ युद्ध में हारने के बाद उन्हें एक संधि करनी पड़ी, जिसे पुरंदर की संधि कहते हैं। और इस संधि की शर्तें बहुत कड़ी थीं। उन्हें अपने 35 किलों में से 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े। ये वाकई एक बहुत बहुत बड़ी हार थी। और बात यही नहीं रुकी। इसके बाद उन्हें अपने छोटे से बेटे संभाजी के साथ आगरा बुलाया गया और वहां औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया, नजरबंद कर दिया। अब तो ऐसा लगा कि बस सब खत्म। स्वराज का जो सपना था वो हमेशा के लिए टूट गया। लेकिन शिवाजी महाराज को कैद में रखना इतना आसान कहा था। 1666 में कैद होने के कुछ ही वक्त बाद उन्होंने एक प्लान बनाया। बीमारी का बहाना किया और कहा कि वो गरीबों और साधु संतों को फल और मिठाइयों की टोकरियां दान करना चाहते हैं। औरंगजेब ने इजाजत दे दी। उसे क्या पता था कि ये मिठाई की टोकरियां उसके लिए कितनी कड़वी साबित होने वाली हैं। और फिर एक दिन शिवाजी अपने बेटे संभाजी के साथ उन्हीं बड़ी बड़ी टोकरियों में छिपकर कैद से फरार हो गए। और ये वापसी इतनी जबरदस्त थी कि 1674 आते आते उन्होंने न सिर्फ अपने खोए हुए सारे किले वापस जीत लिए, बल्कि छत्रपति के तौर पर उनका राज्याभिषेक भी हुआ। तो देखिए, शिवाजी महाराज ने सिर्फ एक साम्राज्य खड़ा नहीं किया, नहीं, उन्होंने एक विचार को जन्म दिया, एक ऐसी सोच, एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी उतनी ही जरूरी है। उनकी विरासत क्या है? उनकी विरासत है स्वराज का सिद्धांत, यानी अपना राज, अपनी आजादी। उनकी विरासत है गुरिल्ला रणनीति, जो सिखाती है कि हालात के हिसाब से खुद को कैसे ढालना है। उनकी विरासत है मेरिटोक्रेसी, यानी काबिलियत को सम्मान देना, खानदान को नहीं। और सबसे बढ़कर हमेशा बाहुबल पर बुद्धिबल को प्राथमिकता देना। ये सिर्फ जंग जीतने की तरकीबें नहीं थी, ये एक राष्ट्र बनाने के मजबूत सिद्धांत थे। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आता है कि किसी भी लीडर की असली विरासत क्या होती है? वो जंग जो वो जीतते हैं, या वो विचार जो वो छोड़कर जाते हैं, जो आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों को प्रेरणा देते हैं? शिवाजी महाराज की कहानी हमें इसी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है।